हेलो बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन पे क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने बात किया था कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है और उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे सारी चीज़ें होती है। रेंज क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, एक्स एक्सिस में क्या होता है, वाई एक्सिस में क्या होती है, स्पीड में क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने बात करी थी। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे बनता है उस पर थोड़ा सा देखते हैं। थोड़ा सा क्विक रिवाइज करा देते हैं आपको। आ जाइए। देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि यहां से कोई गेंद है, मान लीजिए कि यहां पे कोई एक गेंद है और उसको आपने थ्रो किया हुआ है, ठीक है, इनिशियल स्पीड u के साथ। तो हम ये जानते हैं कि इसके दो कंपोनेंट होगा, एक u cos थीटा और एक u sin थीटा। दो कंपोनेंट होगा, एक u cos थीटा और एक u sin थीटा। ये पूरा ऐसे पाथ बनाता हुआ जाएगा, ये पूरा पाथ बनाता हुआ गेंद जो है वो ऐसे जाएगा। पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि ऐसे पाथ क्यों बनेगा, क्या कारण है। पिछली बार मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बात किया था कि एक्स एक्सिस में क्या क्या चेंजेस हो गए, वाई एक्सिस में क्या क्या चेंजेस होगा। आइए फटाफट जल्दी जल्दी से बात कर लेते हैं। देखिए हम एक तरफ लिख लेते हैं एक्स एक्सिस और एक तरफ लिख लेते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या बदलाव आएगा उसको देखिए थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले इनिशियल स्पीड बात करते हैं एक्स एक्सिस में, यू एक्स जो कि यू कॉस थीटा होता है, ये हम लोग बात कर चुके हैं। इनिशियल स्पीड इन एक्स एक्सिस इज यू कॉस थीटा। इनिशियल स्पीड इन वाई एक्सिस में कितना लेंगे, यू साइन थीटा। अब अगर मैं बात करूं कि एस एक्स क्या होगा, या अगर आप फाइनल वेलोसिटी ले लीजिए, फाइनल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस वी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में यू कॉस थीटा होता है और ये थ्रू आउट कभी नहीं बदलता है। किसी भी टाइम पर आप देखेंगे तो उसका जो इनिशियल कंपोनेंट ऑफ एक्स एक्सिस में जो था, दैट मींस यू कॉस थीटा, वो थ्रू आउट सेम रहता है जब तक कि गेंद टकरा ना जाए। नाउ वाई एक्सिस की बात करें फाइनल, तो ये कितना होगा, यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी। ये इसका वाई एक्सिस में है। अब एस एक्स में अगर मैं बात करूं, एस एक्स क्या होगा, एस एक्स का मतलब रेंज इन एक्स एक्सिस, तो वो कितना होगा, यू कॉस थीटा इंटू टी होगा। टी इज वॉट, किस टाइम पे रेंज चाहिए, कौन से समय पे रेंज चाहिए, कौन से समय पे आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए इन एक्स एक्सिस। सपोज करें कि इस पी पॉइंट पे चाहिए तो एस एक्स हो गया पी पॉइंट पे। सिमिलरली अगर आपको एस वाई चाहिए, एस वाई का मतलब डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस, कितना होगा, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने यहां पे लिखा था। अच्छा, ये तीन फॉर्मूले हमने पहले भी बनाकर फर्स्ट पार्ट में यही किया था, कैसे लाए थे, क्या क्या चीज़ थी, ये कैसे एक्सप्लेन किया था, ये सारी चीज़ें। उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट का हमने फॉर्मूला याद किया हुआ था पिछली बार में, 2u साइन थीटा अपॉन में जी। रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ये तीन हमने बेसिक फार्मूला उसी कॉन्सेप्ट से डिफाइन किया था, डिराइव जो हमने किया था वो इसी तीन फॉर्मूले से किया था, ठीक है। अब इसका अप्लाई हम लोग करके देखेंगे आज के पार्ट में कि हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे अगर क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस पे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल। मान लीजिए कि कोई भी एक गेंद है, एज पर दैट क्वेश्चन उसका इनिशियल स्पीड दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड और कितने एंगल पे है, 60 डिग्री के एंगल पे थ्रो कर रहा है और कुछ ऐसा ट्रेजेक्ट्री बनता हुआ यहाँ पे गिर सकता है, या कुछ ऐसा ले लीजिए थोड़ा सा, कुछ ऐसा ट्रेजेक्ट्री बनता हुआ यहाँ पे गिरेगा ना। ये ट्रेजेक्ट्री पाथ है जो बन रहा है, यानी स्टार्ट हुआ था जीरो से और गिरा जाकर यहाँ पे बी पोजीशन ले लीजिए। क्लियर है ना। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, डिटरमाइन
पोजीशन आफ्टर 0.5 सेकेंड, जब वो 0.5 सेकेंड पे होगा, मुझे नहीं पता कि 0.5 सेकेंड पे कहाँ है, लेकिन जहां भी होगा, मान लीजिए कि वो 0.5 सेकेंड में यहां आता है, रैंडमली मैं कोई पॉइंट ले रहा हूं, इसका मतलब x में चला होगा sx, y में चला होगा sy, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा sx, sy, और आपसे पोजीशन ही पूछ रहा है, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट पूछ रहा होगा, x में क्या है, y में क्या है, या फिर एक और चीज आपसे पूछ सकता है, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो वो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट अंडर रूट ऑफ sx का स्क्वायर प्लस sy का स्क्वायर लगा सकते हैं। मान लीजिए कि नया डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट d पूछ रहा है, तो d की वैल्यू क्या लिखेंगे, sx का स्क्वायर प्लस sy का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं कि भैया हमें sx कैसे निकालेंगे। sx होगा u cos थीटा इंटू टी, यही फॉर्मूला था अभी हमने पीछे करा था। u की वैल्यू कितनी है 20, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1/2 इंटू समय कौन से समय पे निकालना है 0.5 यानी 1/2, यानी कि ये पूरी वैल्यू कटेंगे तो ये आ जाएगा 5 मीटर। कितना आ गया 5 मीटर, ये sx की वैल्यू हो गई। ना अब sy की वैल्यू निकालते हैं। sy कितना होगा, फॉर्मूला लिख लेते हैं, साइन थीटा, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। u की वैल्यू कितनी 20, साइन 60 की वैल्यू कितनी √3/2, टाइम कितना 1/2 माइनस हाफ g की वैल्यू 10 इंटू टी की वैल्यू हो गई 1/2 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लिए, जो आएगा इसका आंसर होगा sx और sy का। क्लियर है क्या, पक्की बात है। आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अगर आप सॉल्व करेंगे तब भी आराम से हो जाएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। यहाँ पे होगा 10√3 अपॉन में 1/2, तो आप यहाँ पे 5 लिख लीजिए डायरेक्ट, 5√3 माइनस यहाँ से ये कट गया 5 और 5/4, 5 को कॉमन ले लीजिए तो √3 माइनस 1/4, √3 की वैल्यू होगी 1.73 और 1/4 की वैल्यू होगी 0.25। फिर सॉल्व कर दिए, जो आएगा इसका आंसर होगा। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सा पार्ट है, करा जा सकता है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। नाउ ये तो था फर्स्ट पार्ट, अब आपसे पूछा जा रहा है सेकेंड पार्ट क्या है, तो आइए सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। आई गेस आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सिंपल था, बहुत इजी वे में आप इसको बना सकते थे, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट, वेलोसिटी जो आपको निकालनी है वो 0.5 सेकंड में निकालनी है। कितना होगा, कैसे निकालेंगे, सेम चीज देखना है, यहाँ पे वापिस से करते हैं। पहले इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको है ना, ठीक है, यहीं पे बता देता हूँ ताकि, चलिए सेम वही चीज ले रहे हैं वापिस से, लेकिन इस बार मुझे वेलोसिटी निकालनी है। मान लीजिए कि आप यहाँ से प्रोजेक्टाइल बनाते हुए लेकर जा रहे हैं और इस P पोजीशन पे आपको वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट चाहिए, इसका मतलब Vx, Vy चाहिए, यही तो चाहिए, Vx, Vy पे, यानी कि यहाँ पे जो इसकी स्पीड होगी Vx इधर होगा और Vy नीचे होगा, या हाँ ऊपर होगा, क्योंकि अभी तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचना बाकी है ना, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा तब तक तो ऊपर जाता जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो नेट रिजल्टेंट आपका कहीं यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, नेट रिजल्टेंट यहाँ पे कहीं पे भी ले लीजिए। देखिए क्या था, एक बार वापिस से समझते हैं। द वेलोसिटी आफ्टर 0.5 सेकेंड, मान लीजिए 0.5 सेकेंड में वो यहाँ P पोजीशन पे पहुंच गया, तो x में है Vx, y में है Vy, नेट रिजल्टेंट करेंगे तो V आएगा, तो आपसे V ही पूछा हुआ है। तो देखो अगर V निकालना है तो आपके लिए फॉर्मूला तो बहुत सिंपल हो गया ना, Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर। अब सवाल ये उठता है कि सर ऐसा क्यों बनाया गया, कि इसका रिजल्टेंट क्यों बनाया गया। देखिए ये वेक्टर है, Vx एक इनिशियल है, ये एक वेक्टर है x एक्सिस में और दूसरा वेक्टर है y एक्सिस में, उन दोनों का रिजल्टेंट जब आप निकालेंगे तो Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम किसी भी तरह से Vx की वैल्यू निकालते हैं। तो Vx का फॉर्मूला क्या होता है, u cos थीटा, क्योंकि टाइम पे डिपेंड
नहीं करता है, और अगर नहीं करता है इसका मतलब हो गया u की वैल्यू हो गई 20 और cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2। इसका मतलब ये वैल्यू हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। वापस देखिए, cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2 क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री था और इनिशियल स्पीड यहाँ पे 20 मीटर दे ही रखा था। तो cos 60 वैल्यू यहाँ पे सॉल्व किया और यहाँ से वैल्यू आ गई। अब हम बात करेंगे वी वाई की। वी की वाई क्या होता है? u साइन थीटा माइनस जी इंटू टी। यू साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा? u की वैल्यू हो गई 20, साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2 माइनस जी की वैल्यू हो गई 10 और टाइम हो गया 1/2। ये हो गया 5, ये हो गया 10। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 10√3 माइनस 5। ठीक है, कॉमन लेंगे, सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से देखते हैं एक बार। √3 की वैल्यू होती है 1.73 इंटू देन यानी कि 1.73 इंटू 10 करेंगे तो 7.3 आएगा, माइनस 5 कर लेंगे कितना आएगा? 12.3 ये मीटर पर सेकेंड आ गया। क्लियर है? तो Vx आ गया, Vy आ गया, कोई दिक्कत? अब इस फॉर्मूले पर रख दीजिए, नेट V निकालनी है तो Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिए, सॉल्व कर दिए, जो आएगा इसका आंसर होगा। क्लियर है? पक्की बात, एकदम अच्छे से, ठीक है ना? नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड in a direction 30 degree above the horizontal. Calculate the time taken by the ball to return the same level. मान लीजिए कि कोई बल्ला घुमाया और गेंद को एक इनिशियल स्पीड दिया, कितना है? अच्छा थ्रो कर रहे हैं ना, थ्रो कर रहे हैं, बैट से हिट नहीं कर रहे हैं, मुझे लगा बैट से हिट कहाँ है क्वेश्चन। थ्रो कर रहे हैं, 80 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर रहे हैं एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। मान लो कोई प्लेयर यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से किसी गेंद को थ्रो किया, किसी एंगल में ऐसे थ्रो किया, तो किसी हॉरिजॉन्टल से कुछ ना कुछ एंगल बना होगा थ्रो करते वक्त 30 डिग्री है, और ये जाकर सेम लेवल पे गिर गया, मतलब जहाँ से थ्रो किया वहीं पे गिर गया, जहाँ से थ्रो किया उसी के लेवल पे गिरा है, यानी बी पोजीशन पे गिरा होगा। मान लो ये बी पोजीशन है और ये आपका जीरो, मतलब इनिशियल स्टार्टिंग यहाँ है और फाइनली जो गिरा वो बी पोजीशन है, तो सेम लेवल पे है, इसलिए क्वेश्चन पूछा हुआ है एट द सेम लेवल पे। ओके, तो सेम लेवल पे लिए अब हम कैसे करेंगे क्वेश्चन? तो ध्यान से देखा जाए तो आपसे टाइम पूछा हुआ है, कितना समय लगेगा, टाइम कितना लगेगा सेम लेवल तक पहुंचने में। तो बेसिकली आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो पूछ रहा है, यहां से थ्रो किया और यहां पहुंच गया, तो दैट मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है आपसे। t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन में g है, 2u कितना है, u कितना दे रखा है 28 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2 अपॉन में 10। तो यहाँ से हो गया, इसको काट दो, 28 का 28 से रहने दो, यहाँ पे काट दिया यहाँ से, तो ये कितना हो गया 2.8 सेकेंड। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बहुत सिंपल है, मैंने g की वैल्यू 10 रखी है, 2 हो गया, u की वैल्यू 28 है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, सॉल्व करें तो 2.8 सेकेंड आ गया यहाँ से। क्लियर है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब अगर मैं बात करूं यहां से सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द प्रोजेक्टाइल मोशन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सुनिएगा, थोड़ा सा एक बार वापस से डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। चलिए पहले उस पॉइंट को मैं पहले डिस्कस कर लेता हूं, फिर आपको बताऊंगा। मान लीजिए कि कोई भी गेंद है, यहां से आपने थ्रो करा, कुछ इनिशियल स्पीड है u और ये पाथ ऐसे बनता हुआ यहां तक गिरा। देखिए अगर आपसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछ ले कि रेंज कहाँ होगा, बता सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है बता सकते हैं, मैक्सिमम हाइट क्या है ये भी बता सकते हैं, लेकिन कुछ मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ दे, जैसे अभी क्वेश्चन भी आया था कि किसी टाइम पर वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बन रहा होगा,
देखिए ये वाला अगर थीटा है तो क्या थीटा थ्रू आउट बना रहेगा हॉरिजॉन्टल से? नहीं, थीटा लगातार चेंज होता जा रहा है। देखिए जब यहाँ पर था तब अब हॉरिजॉन्टल से थीटा कुछ चेंज हो गया है, यहाँ पे बात करें तो कुछ और चेंज हो गया है, यहाँ पे बात करें तो जीरो हो गया है, यहाँ पे फिर बात करें तो हॉरिजॉन्टल से बढ़ रहा है, यहाँ से फिर बात, समझ आ रहा है क्या? तो कहने का मतलब ये है कि थीटा थ्रू आउट चेंज होता जाएगा। यहाँ से यहाँ तक थीटा की वैल्यू कुछ और होगी, फिर यहाँ से यहाँ तक का थीटा की वैल्यू कुछ और होगी। ये आपका मैक्सिमम हाइट रहा है, एच मैक्स रहा है ये। यहां से यहां तक वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा तो थीटा उसका लगातार घटता जाएगा और यहाँ पे थीटा जीरो होगा। जब यहाँ से यहाँ आएगा तो थीटा बढ़ता जाएगा और यहाँ पे फिर से वही अचीव कर लेगा जितना थीटा यहाँ पे था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये वैल्यू निकालने को आएगा। कैसे निकालेंगे? किसी टाइम पे अगर थीटा निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे? तो सपोज करो कि यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लिया हमने, मान लो कोई P पॉइंट है, और अगर मैं बात करूं कि भाई आप मुझे बताइए एक्स एक्सिस किधर है, एक्स एक्सिस में ये हो गया, यानी इसकी अगर मैं स्पीड निकाल लूँ, इसको मैं Vx कह दूँ और यहाँ पे मैं Vy कह दूँ और ये आपका नेट V है इस जगह पे, तो सोचो ये वाला पार्ट तो एंगल ही होगा बेटा, ये वाला पार्ट तो एंगल ही होगा थीटा। ना वो थीटा कैसे निकालेंगे जरा सोचो। टैन थीटा अगर मैं निकालूं, थीटा नहीं, इसको मैं कुछ अलग वैल्यू कह देता हूं क्योंकि थीटा तो हमने ऑलरेडी ले रखा है, तो मैं इसे बीटा कह देता हूं। तो टैन बीटा मुझे निकालना होगा तो मैं क्या लिखूंगा भैया? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो Vy अपॉन में Vx लिखूंगा। ये हर जगह का यही पार्ट रहेगा, यही करना होगा अपने को। Vy कितना होगा? Vy कितना होगा? तो u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन में, ये Vy है, अपॉन में u cos थीटा। दिस इज कॉल्ड टैन बीटा। किसी भी जगह पे आपको बीटा निकालना है तो ये फॉर्मूला है आपके पास। अब मान लीजिए कि आप यहां पर हैं, इस जगह पे हैं, और अब आपको निकालना है तो ये हो गया आपका Vx और ये हो गया Vy। अभी भी आपको टैन, अगर आपको अल्फा निकालना है, मान लीजिए टैन अल्फा, तो आप Vy अपॉन में Vx करेंगे। बट कंडीशन क्या है कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है हॉरिजॉन्टल से एंगल का। क्लियर है क्या? तो अब यहां पे ये वैल्यू नेगेटिव फॉर्म में आएगा। क्लियर है ना? ठीक है, क्लियर है दोनों पार्ट? वापस से देखिए, किसी P पोजीशन पे अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं? Vx का स्क्वायर, जो अभी हमने करा भी था, Vy का स्क्वायर। तो अब अगर मैं यहां पे करूं तो Vx और Vy का स्क्वायर का कर सकता हूं, इसको हम लोग V बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि Vx ये है, Vy ये है, अगर मुझे एंगल चाहिए तो मैं एंगल के लिए ये निकाल सकता हूं, नेट भी चाहिए तो मैं ये निकाल सकता हूं किसी भी जगह पे। क्लियर है? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इस वाले पार्ट में, अगर मैं वापस बात करूं तो क्या क्या है पॉइंट देखिए। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, मान लीजिए कि इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपको वेलोसिटी चाहिए, तो इधर वाला हो गया Vx और इधर वाला हो गया Vy। तो अब आपको पता है कि Vy अपॉन में Vx ही टैन बीटा होगा, तो Vy की वैल्यू कितना? u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन में u कॉस थीटा। क्लियर है? पक्की बात। एक और चीज बात करते हैं, जैसे जैसे आप यहां से ऊपर उठते जाओगे वैसे वैसे वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। देखिए एक बार थोड़ा सा इस टॉपिक में और एक बार और बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। देखिए जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाएंगे वैसे वैसे आपकी वेलोसिटी घटती जाएगी और यहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। लेकिन ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? कि किसी भी समय पे गेंद के पास हर वक्त दो वेलोसिटी होती है। किसी भी समय पे गेंद के पास हर वक्त दो वेलोसिटी होती है। तो अगर कभी मैं कह दूं कि हाईएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होगा तो फिर आपका क्वेश्चन होगा कौन सा पार्ट वाला जीरो है, एक्स वाला या वाई वाला? तो आप ध्यान समझिए, वाई वाला ही जीरो होगा, एक्स वाला तो जीरो नहीं हो सकता है। एक्स वाला तो थ्रू आउट बदलता थ्रू आउट कांस्टेंट चलता जाता है, वो बदलता नहीं है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होती है। हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होती है।
क्लियर है क्या? इसका मतलब अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन तो भी वैल्यू 0 नहीं होगा। क्लियर है? और अगर मैं बात करूं कि वाई कंपोनेंट की बात कर लूं, अगर मैं स्पेसिफिकली कह दूं कि वाई कंपोनेंट मेरा वाई हाईएस्ट पोजीशन पे क्या होगा, तो जवाब है 0, क्योंकि वेलोसिटी और वाई में नहीं जा सकता है, हाईएस्ट हाइट है, इसका मतलब ऊपर वाला जाने वाला जो कंपोनेंट फैक्टर है वो 0 होगा, तभी तो गेंद ऊपर नहीं जा रहा है। और अगर 0 नहीं होता तो ऊपर शायद जाता। और क्लियर है? और एक्स में तो थ्रू आउट कभी नहीं बदलता है, वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि जैसे जैसे गेंद ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी तो घटेगी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। एट हाईएस्ट पोजीशन पे उसका काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। जब ऊपर से नीचे आएगा तब उसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ना चालू होगा और पोटेंशियल एनर्जी घटना चालू होगा। और जब वापस आकर जमीन से टकरा जाएगा तब वापस उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, क्योंकि चला 0 ही से था, वापस यहाँ पे आया तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। ठीक है? इन थ्रू आउट द मोशन टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा। टोटल एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हमेशा कंजर्व रहेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है तो निश्चित तौर पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा होगा, और ये इतना ही बढ़ रहा होगा ताकि हमेशा कांस्टेंट बना रहे। और अगर पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है तो निश्चित तौर पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा होगा, और ये उतना ही बढ़ रहा होगा जितना में वो दोनों कांस्टेंट बने रहें। यानी टोटल एनर्जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन घट रहा है कौन बढ़ रहा है, वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। क्लियर है क्या? ठीक है, यहां पे हम लोगों ने बात कर रखा है। अब हम लोग और आगे बात करते हैं इसके अंदर में। देखिए यहां पे बात किया जा रहा है कि अगर व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, घट गई भी भैया। किसी भी गेंद को अगर आपने ऊपर थ्रो कर दिया तो धीरे धीरे कम होगा फिर 0 होगा, फिर नीचे आएगा तो फिर बढ़ेगा, ऐसा ही होगा। एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, बट द टोटल एनर्जी इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन जो टोटल एनर्जी होगा वो हमेशा क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहेगा, वो क्यों बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, ये चीज है। और अगर किसी भी समय पे अगर मुझे निकालना हो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। जैसे यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाला हुआ है, हाफ एम वी स्क्वायर एक्स में, हाफ एम वी स्क्वायर वाई में। तो एक्स में लिखा हुआ है यू कॉस थीटा का स्क्वायर और वाई में लिखा हुआ है यू साइन थीटा का स्क्वायर। क्लियर है? तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो ये होगा, कोई दिक्कत। अब काइनेटिक एनर्जी कैसा है भैया, स्केलर क्वांटिटी है, तो क्या इसको डायरेक्शन के साथ जोड़ते हैं? नहीं, विदाउट डायरेक्शन। आप सिंपल जोड़ दीजिए, इधर x लिखा इधर y लिखा, दोनों को एक साथ जोड़ रहे हैं। देखो अगर ये वेक्टर होता तो x का स्क्वायर y का स्क्वायर फिर अंडर रूट लगाते हो, जो वैसे वेक्टर में करते हैं। ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री पे, ये थीटा विथ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये थीटा ले लीजिए इसे आप, थीटा। ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल, डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल रेंज कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब रेंज का डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगा दीजिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में ये स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g जी, ठीक है ना। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, यही रेंज का फॉर्मूला होता है। रेंज के फॉर्मूले के लिए अगर मैं u की बात करूं तो u कितना है भैया, 30, तो 30 का स्क्वायर साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 इंटू थीटा इज 60 डिग्री। क्लियर है? अपॉन में g की वैल्यू 10। अब यहां पे सॉल्व करिए, ये मल्टीप्लाई में है, 900 इंटू साइन 2 थीटा मतलब साइन 120 डिग्री हो गया। अब साइन 120 की वैल्यू कितना आएगा, अब कैसे निकालते हैं थोड़ा सा एक बार वो भी देख लीजिए। साइन 120 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, साइन 90 प्लस 30 कर लेते हैं इसको। और अगर मैं साइन 90 प्लस 30 की बात करूँ तो साइन कभी भी या कॉस कभी भी 90 के साथ आएगा तो वो कॉस बन जाता है। साइन अगर 90 के साथ आ रहा है तो कॉस बन जाएगा, और कॉस अगर 90 के साथ आएगा तो साइन बन जाएगा, तो कॉस 30 डिग्री। अब कॉस 30 की वैल्यू जो होती है वही साइन 120 की वैल्यू होती है। अब कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2, तो √3/2 हो गया, अपॉन में जी की वैल्यू 10।
यहाँ से आ गया, तो ये वैल्यू होगी 45√3। दिस इज आवर आंसर। एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। A projectile has a range of 40 meter and reaches a maximum height of 10 meter. Find the angle at which the projectile is fired. देखो रेंज दे रखा है बेटा, कितना 40 मीटर, और एच मैक्सिमम, हाइट मैक्सिमम आपको दे रखा है कितना 10 मीटर। तो क्या कुछ हम यहां से करके एंगल निकाल सकते हैं? चलो पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं। R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में G। उसकी वैल्यू आपको 40 दे रखी है। ओके, H मैक्स की वैल्यू रखते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2G। उसकी वैल्यू भी आपको दे रखी है। अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा ऐसे करके एक्सपैंड करके लिखूं तो मैं लिख सकता हूं यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये जो साइन 2 थीटा है ना, उसको 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखेंगे अपॉन में जी। इसकी वैल्यू दे रखी है 40 मीटर। 40 मीटर दे रखा है। तो अब जरा ध्यान समझो, अगर मैं बात करूं यू स्क्वायर अपॉन में जी की वैल्यू निकालें, क्या आ रही है थोड़ा समझते हैं। यू स्क्वायर अपॉन में जी की वैल्यू यहीं से निकाल रहे हैं, यही वाली वैल्यू से निकाल रहे हैं। यू स्क्वायर अपॉन में जी की वैल्यू निकाल रहे हैं, कितना आएगा, ये वैल्यू उधर रख दो, तो ये कितना आ रहा है 20, और यहाँ पे अपॉन में कितना आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है क्या? ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब यही वैल्यू उठाकर आप यहाँ पे रखो, एच मैक्स पे कितना आ रहा है, एच मैक्स की वैल्यू कितनी हो रही है 10 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2G। अब ध्यान समझो, यू स्क्वायर अपॉन में जी की वैल्यू हमने पहले ही बना रखा है 20 अपॉन में साइन थीटा अपॉन में इंटू कॉस थीटा। ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ जी लिख सकते हैं। तो लिखते हैं थोड़ा सा, 20 अपॉन में 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऊपर में क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो मैं बहुत लेंदी तरीके से कर रहा हूँ, इसका शॉर्टकट भी है मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे एक बार देख लो इस तरीके से भी। तो ये आ गया 10, साइन थीटा से साइन थीटा उड़ गया, बचा कितना साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ऊपर से बच गया, देखो यहाँ से बचा साइन थीटा और कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ टैन थीटा और ये था 10, तो टैन थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा। सिंपल सी बात है, क्लियर है। अब इसका एक और तरीका क्या है करने का, ये तो ठीक है सिंपल हम समझ गए कि रेंज और मैक्सिमम हाइट आपको दे रखा है, यहाँ से हमने सॉल्व करा तो यहाँ से इसका आंसर आ गया। ये तो था मैंने किया यहाँ पे। एक बार देखना, रेंज की वैल्यू 40, एच मैक्स की वैल्यू ये, रेंज हमने ये लिखा, एच मैक्स की वैल्यू रखी, यू स्क्वायर अपॉन में जी की वैल्यू निकाली, यहाँ से यहाँ पे रखा, इसको सॉल्व करा तो टैन थीटा की वैल्यू 45 आ गई। इसी को अगर मैं एक और तरीके से करूँ तो कैसे करूँगा, थोड़ा सा जल्दी वे में, थोड़ा सा देखना, मैं इसको हटाऊँ क्या, देखो रेंज और मैक्सिमम हाइट में एक रिलेशन होता है, R इज इक्वल टू 4H कॉट थीटा। ये भी डायरेक्ट याद रखा जाता है, आप इसको लिख के याद रख लो, बहुत काम का है। R इज इक्वल टू 4H कॉट थीटा, डायरेक्ट याद रखो, सिंपल। देखो इससे बनता है कि नहीं, R की वैल्यू कितनी है 40, 4H कॉट थीटा, H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू कितनी है 10,
सॉल्व कर दो 40 तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू 45। ये रहा एक झटके में आंसर खत्म। दोनों तरीके से कर सकते हैं। मैं इसीलिए बोलता हूं कि आपको रिजल्ट्स बहुत जरूरी है याद करना। अब ये फॉर्मूले लिख लो, आप लिख के इसको याद कर लो। कब एच क्या है, रेंज मैक्सिमम, हाइट मैक्सिमम, और आर क्या है, रेंज। आर क्या है यहाँ पे, रेंज। एच क्या है, एच क्या है, मैक्सिमम हाइट। उन दोनों में जब भी ऐसे कुछ रिलेटेड गिवन दे रखा हो तो आप क्वेश्चन कर पाना। देखो कितना इजी है। और मैंने आपको दूसरे तरीके, अगर याद नहीं हो तो भी करा जा सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि कितना लेंदी होता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। देखो दोनों इक्वल कब होगा भैया, दोनों इक्वल कब होगा, दोनों इक्वल कब होगा, बोला हुआ है रेंज एंड एच मैक्स इक्वल होगा। तो उन दोनों में रिलेशन मैंने बता रखा है, क्या है वो, यानी कि अगर आप इसको ऐसे लिखो तो आप लिख सकते हो आर इज इक्वल टू एच दे रखा है। अब दोनों का एक रिलेशन मैंने आपको बता रखा है, अभी बताया, आर इज इक्वल टू 4h कॉट थीटा। तो आर ही एच है तो रख दीजिए एच इज इक्वल टू 4h कॉट थीटा, क्योंकि आर की जगह पे ही तो एच है। सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या रिजल्ट आएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/4, tan थीटा इज इक्वल टू 4, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, सिंपल है। ये रिलेशन से क्वेश्चन बना है बेटा यहाँ पे, आर इज इक्वल टू 4h कॉट थीटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। नेक्स्ट बात करते हैं। ड्यूरिंग द फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल थ्रू ऑब्लिकली विच अमॉन्ग द क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट। कौन सी क्वांटिटीज कांस्टेंट रहेगा, पहला एंगुलर मोमेंटम। अच्छा क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, एम वी आर। क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, नहीं भैया बढ़ता जाएगा। ठीक है, लीनियर मोमेंटम एम भी, यानी ये भी बढ़ता घटता रहेगा लगातार, है ना। इसके y कंपोनेंट शुरुआत में बढ़ेंगे फिर घटेगा, y कंपोनेंट शुरुआत में घटेगा फिर बढ़ेगा। ओवरऑल मोमेंटम इसका क्या होता जाएगा, मोमेंटम क्या होगा, चेंज होता जाएगा। आपसे पूछा रिमेन्स कांस्टेंट कब होगा, तो ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वो तो टाइम पे डिपेंड करता है, वो तो चेंज होगा ही चेंज होगा। क्या चीज चेंज नहीं होता है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। कैसे, क्योंकि जो ux होता है वो u cos थीटा होता है और यही vx होता है, थ्रू आउट कहीं नहीं बदलता है। तो इसका आंसर ये वाला होगा। नेक्स्ट, a stone is projected with a speed of 50 मीटर पर सेकेंड at an angle of 60 डिग्री। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 60 डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 60 डिग्री है। with the horizontal the speed of the stone at the highest point of trajectory, मतलब h max पे आपको स्पीड पूछा हुआ है एट द हाईएस्ट पॉइंट पर। तो देखो हाईएस्ट पॉइंट पर आपको पता है कि वेलोसिटी का दो टर्म होता है, एक होगा vx का स्क्वायर और एक होगा vy का स्क्वायर। तो हाईएस्ट पॉइंट पे तो vy वाला टर्म 0 हो गया, तो बचा क्या, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ vx का स्क्वायर, दैट मीन्स केवल vx, और vx कितना होगा u cos थीटा, और u cos थीटा का मतलब क्या है, u कितनी दे रखी है 50, cos 60 की वैल्यू 1/2, काट दो 25 मीटर पर सेकेंड, दैट आंसर इज 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a football player threw a ball with a velocity of 50 meter per second at an angle of 30 degree from the horizontal, the ball remain in air for time। किस टाइम तक रहेगा, दैट मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा हुआ है, 2u sin थीटा अपॉन में g। 2u की वैल्यू कितनी हो गई 50 साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/2 अपॉन में g की वैल्यू हो गई 10। एक बार वापस देखो, 2 रखा, u की वैल्यू 50 रखा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 रखा और ये g की वैल्यू, यहां से सॉल्व करा तो ये वैल्यू कितनी आ गई 5
सेकेंड, दैट आंसर इज 5 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है भैया। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, वापिस से डिग्री है बेटा ये, ठीक है, टू ए हॉरिजॉन्टल, द पार्टिकल हिट्स द हॉरिजॉन्टल अगेन ड्यूरिंग दिस जर्नी, व्हाट इज द टाइम, मतलब भैया टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा हुआ है, टाइम ऑफ फ्लाइट सॉल्व कर लेंगे आप, 2u sin थीटा अपॉन में जी, सॉल्व कर लेंगे क्या, सॉल्व हो जाएगा बेटा, 2u की वैल्यू कितनी 20, साइन 60 की वैल्यू √3/2 अपॉन में ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी 2√3, 2√3 की बात करेंगे तो यहाँ से 3.53 इसका आंसर आएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If two balls are projected at an angle 45 and 60 degree with the maximum height and the maximum height reaches are same, what is the ratio of? देखिए सबसे पहले तो आपको करना है कि h1 लिखना है u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में g, और एक बार पहले वाले का थीटा भी लिख लेते हैं 45 है, और h2 वाले को ले लेते हैं u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन में g। अब दोनों को आप क्या कर दो, इक्वेट कर दो, क्योंकि दोनों इक्वल ही है ना, तो h1 अपॉन में h2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, वो मैंने g पहले काट दिया क्योंकि मुझे पता है कि इक्वल हो रहा है, तो मैंने थोड़ा सा u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री, दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा भैया, u2 अपॉन में u1 यानी 45 अपॉन में 60 ये वाला रखेंगे, तो यहाँ पे हम करते हैं रेशियो देयर इनिशियल, पहले 40 वाले को लेना है तो 45 वाले को है u1 अपॉन में u2, u1 अपॉन में u2 निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन में साइन 45 डिग्री, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो सॉल्व करिए, √3/2 का स्क्वायर इंटू 1/√2, तो ये हो जाएगा √2 अपॉन में 1 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3 यहाँ पे स्क्वायर है बेटा, यहाँ पे 3 और यहाँ से आप काटेंगे तो आ जाएगा 2, 3:2 आएगा, 3:2 आ जाएगा, तो रूट लगा दीजिए, तो रूट क्योंकि रूट में है ना, ये स्क्वायर में है ना, तो √3:2 इसका आंसर है। क्लियर है? देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, √3 तो 3/4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो 4 और 2 तो यानी कि 2 ही बचेगा, तो √3/2 इसका आंसर है, सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा। इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, यहाँ तक समझ आ गया ना, हाँ नेक्स्ट करते हैं। इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ projection is double, keeping the angle of projection same, the maximum height reaches by will be, देखो h जो है वो u स्क्वायर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, तो अगर इनिशियल स्पीड को डबल कर रहे हैं तो मैक्सिमम 4 टाइम्स बन जाएगा, बिकम्स 4 टाइम्स हो जाएगा, डबल है ना तो 2h मतलब 4h का स्क्वायर हो जाएगा ऐसा।